आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ ये दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाली एक फैमिली के साथ घटती है। और जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा है ना भाई, मुझे रात के 2-2 बजे मेरी नींद खुल जा रही है यार। इतनी सारी चीजें उसकी दिमाग में चलने लग रही है, अचानक मैं उठ के बैठ जाता हूँ बेड पे। तो अगर ये वीडियो आपके पास रात को पहुंची है तो आई रिकमेंड कि आप रात में ना ही देखो तो ज्यादा बेहतर है। और जिस फैमिली के साथ ये घटना घटी वो हम में से किसी के साथ भी घट सकती है। अक्सर हम में से कई लोग पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं और किराए पर कमरा लेते हैं। जब हम किराए पर कमरा लेने पहुंचते हैं तो हम सब चीज के बारे में पता करते हैं कि भाई साहब रेंट कितना है, मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, बिजली पानी का कितना बिल आता है, प्रॉपर तरीके से पानी वानी आता है कि नहीं, मेड मिलेगी कि नहीं मुझे, ठीक है। ये सब चीजें, बेसिक चीजें हम इंक्वायरी करते हैं अपने लैंडलॉर्ड से। पर जो चीज हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वो ये, पड़ोसियों से हम इंक्वायरी नहीं करते हैं कि उस घर में कितने लोग रह चुके हैं पहले, उस घर की कंडीशन कैसी है, सेफ तो है ना रहना, ये सब हम चीजें नहीं पूछते हैं। और फिर जब हम उस घर के अंदर आते हैं तो हमें ऐसी एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारा रहना मुश्किल हो जाता है उस घर के अंदर। हमें एहसास होता है कि हमारे अलावा और भी कोई रह रहा है इस घर में और हमारा इस घर में शिफ्ट होना उसे पसंद नहीं है। कुछ ऐसे ही होता है दिल्ली में रहने वाली आशिमा के साथ। आशिमा दिल्ली के लाजपत नगर वाले इलाके में रहती थी और अगले 2 दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। तो दिल्ली में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके भी घर में शादी है, जो 4-5 फंक्शन होते हैं, जैसे मेहंदी हो गई, सगाई हो गई, संगीत हो गया, तिलक हो गया, उसके बाद शादी, ये 4-5 चीजें एक टाइम पे फिक्स होकर कर दी जाती हैं। आशिमा के घर भी कुछ ऐसा ही होना था, 4-5 दिन का फंक्शन था पूरा। तो आशिमा के पिताजी ने लाजपत नगर के अंदर ही एक पुरानी सी कोठी थी जो कि खाली पड़ी थी, उसको रेंट कर ली 4-5 दिनों के लिए। क्योंकि जो भी रिलेटिव्स आएंगे, जैसे बुआ हो गई, मामा मामी, चाचा चाची, ये लोग, वो सब लोग उसमें रहेंगे, उस कोठी में रहेंगे, ठीक है, 4-5 दिनों के लिए। पर आशिमा के पिताजी ने उस कोठी का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं कराया। अब देखो, शादियों में हड़बड़ी का टाइम होता है तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी में वो कोठी बुक कर ली किसी बिल्डर से लेके। आज उस कोठी में इस फैमिली का पहला दिन था। उसके सारे आशिमा के जो कजन्स वगैरह थे सब लोग उस कोठी में ही रुके हुए थे। आशिमा का आज एंगेजमेंट हो जाता है, ठीक है। एंगेजमेंट होने के बाद सब लोग बहुत थक गए थे और शाम के टाइम सब अपने अपने बेड पे जाके पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब चिल वाइब्स, पार्टी वार्टी ये सब करने लगते हैं। रात के करीब 12-12:30 बजे जब आशिमा और उनके कजन्स की पार्टी खत्म होती है तो आशिमा सोचती है कि ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अकेले जाके थोड़ा चिल करूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, क्योंकि कल भी बहुत सारे फंक्शंस होने हैं तो बहुत टायरिंग हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए उस कोठी का गेट खोल के, मतलब कोठी के कैंपस था पूरा, और उस घर का गेट खोल के जहाँ ये लोग बैठे हुए थे, आशिमा जो है बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो एक कोर्टयार्ड, एक खुला छोटा सा गार्डन जैसा एरिया था और उसके साइड से सीढ़ी ऊपर जा रही थी छत के लिए। आशिमा सिगरेट जलाती है और उस सीढ़ी पे चलने लगती है। तो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जब वो ऊपर पहुंचती है, बिल्कुल, अब देखो सीढ़ी यहाँ खत्म हो रहा है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से पूरा टेरेस का एरिया, पूरा छत का एरिया है। तो यहाँ से वो लेफ्ट लेके छत की तरफ जाने लगती है। तो थोड़ी दूर वो चलती है और उसको दिखता है कि बिल्कुल टेरेस के एंड पे, जो छत है उसके बिल्कुल एंड पे कोई औरत बैठी हुई है और उसका जो बैग था वो आशिमा की तरफ था। अच्छा, वो जो औरत थी वो पूरे ब्राइडल अटायर में थी, मतलब वो पूरे दुल्हन के उसमें थी, कपड़े में थी। आशिमा ये सब नोटिस कर पा रही थी क्योंकि देखो दुल्हन का जो अटायर होता है पूरा वो लाल कपड़ा और फिर हाथ में बैंगल्स वैंगल्स, तो वो सब आशिमा को थोड़ा सा दिख रहा था। मून लाइट था उस समय, मतलब चांदनी रात थी, तो उसको ना क्लियरली दिख रहा था कि ये कोई औरत है जो कि दुल्हन कोई है जो कि बैठी हुई है यहाँ पे। आशिमा सोचती है यार इस समय कौन होगा। अब देखो, आशिमा को उस समय शक नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे उस कोठी में, उसके बहुत सारे कजन्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, काफी बड़ी कोठी थी और काफी बड़ी फैमिली भी थी इसकी। तो उसको लगा कि यार ठीक है, छत पे कोई ऐसे ही आगे बैठा होगा, चलो पूछते हैं एक बार। आशिमा चल के उनके पास पहुंचती है। करीब 1 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा उसके और आशिमा के बीच में। आशिमा पूछती है कि कौन है वहां पे, आप रात हो गई बहुत, जाइए नीचे सो जाइए। पर आशिमा को उनसे कोई जवाब नहीं मिलता है। आशिमा चल के थोड़ा सा और करीब जाती है उनके और देखती है कि जो दुल्हन बैठी थी उसका पूरा कपड़ा और जो उसने चूड़ा पहन रखा था, जो शादी में आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती तो चूड़ा पहनते इतने से इतने दूर तक, वो सब मेल्ट होके उसकी स्किन पूरी जली हुई थी और उसका कपड़ा और चूड़ा मेल्ट होके उसके स्किन में मतलब मिक्स हो चुका है। वहां पे आशिमा को ना बहुत जलने की बू आती है, जैसा लगता है कोई केरोसिन कपड़े में डाल के किसी ने जला दिया हो, वैसा फील होता है, वैसा महकता है आशिमा को। थोड़ी देर आशिमा वहां पे एकदम सन्न होकर ऐसे खड़ी रह जाती है। फिर वो औरत जो है पीछे होकर मुड़ती है आशिमा की तरफ और आशिमा को ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगा। उसने बहुत जोर से ऐसे किया और वो हिल नहीं पा रही थी, वो फ्रीज हो गई अपने जगह पे।
तब उस औरत की एक बहुत दर्द भरी आवाज जो है वो आसिमा के कानों में पड़ती है। आशिमा देखती है कि पूरा उसका चेहरा जला हुआ है, सब कुछ मेल्ट होके, पूरी उसकी स्किन जो है मेल्ट होके एकदम मतलब चमड़ा काला पड़ा हुआ, बहुत भयानक रूप उसने देखा उस औरत का। आशिमा सिगरेट फेंकती है वहां पे और भाग के नीचे की तरफ जाने लगती है। इसी बीच क्या होता है कि भागते हुए आशिमा ने जो कपड़ा पहना था उसके पैरों में उलझता है और वो सीढ़ी पे गिरती है। सीढ़ी पे गिरती है तो उसका जो एंकल था वो ट्विस्ट हो जाता है और जो उसकी एल्बो थी, एल्बो में थोड़ा फ्रैक्चर आ जाता है। आशिमा दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। फिर इसके रिलेटिव्स जो थे वो उठ के आए कि यार क्या हो गया, आशिमा क्यों चिल्ला रही है। इसको आशिमा को उठा के उस समय लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय आशिमा ने बताया कि उसके साथ ये हुआ है। सब लोग जो भी उसके साथ थे वो लोग दौड़ के टॉर्च वॉर्च लेके गए ऊपर छत पे देखने के लिए कौन था, पर वहां कोई नहीं था। भाई साहब, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार वो सीन इमेजिन करके। अब इतने लोग शादी के लिए इकट्ठा हुए थे तो काम वाम करने के लिए आशिमा के पिताजी ने एक दाई को रखा था। एक जो वहीं पास की एक लोकल कस्बे से काम करने वाली एक आंटी थी, उनको ये बुला कर लाए थे कि चलिए आप 4-5 दिन रहिएगा और जो भी काम वाम होगा घर का वो कर दीजिएगा। वो दाई जो है ऐसे झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जो आशिमा के कजन्स वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग कल रात के घटना के बारे में बात कर रहे थे। तो ना झाड़ू ऐसे लगा रही है वो, और थोड़ी बूढ़ी थी। वो सुनती है ये बात कि आशिमा के साथ कल क्या हुआ। वो आशिमा के एक कज़न को बुलाती है बाहर अकेले में और बोलती है कि इस कोठी को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो आप लोग। अब आसिमा का कज़न बोलता है कि नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी तो 4-5 दिन बचे हुए फंक्शन में, पूरी शादी वादी हो जाएगी तब हम जाएंगे। तो बीच में उसको रोक देती है। बोलती है कि बेटा 40 साल पहले यहाँ एक कपल रहता था और मैं उनके ही घर में एज अ मेड काम करती थी। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप ये कोठी खाली कर दीजिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, उस औरत की आवाज में इतनी ज्यादा ऐसे बोलते हैं ना कि वार्निंग दे रही है, बहुत कुछ एकदम कुछ कोई अलग से शक्ति आके उस वार्निंग दे रही है, इस तरीके से वो औरत बोल रही थी। फिर इसके कजन ने, आसिमा के कजन ने बहुत डिटेल में पूछा कि बताइए पूरी बात क्या हुई थी। तब वो जो मेड थी वो बताती हैं कि आज से 40 साल पहले यहाँ पे एक कपल रहता था। उनका एक छोटा सा फूड जॉइंट था। वो लोग अफगानी फूड बनाते थे और जो अफगानी रिफ्यूजी यहाँ पे आते थे दिल्ली में लाजपत नगर में रहने, तो उसको वो लोग अफगानी कुजीन जो है अफगानी खाना सर्व करते थे। उन्होंने जो अफगानी रिफ्यूजी आए थे उनमें से ही एक अफगान सिख लड़की को गोद ले रखा था। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद वो लड़की जो है उसने भी सीख लिया था सब कुछ, कुकिंग वुकिंग करना, और एज अ शेफ उसी फूड जॉइंट में वो काम करने लगी। लड़की बहुत सुंदर थी और खाना वाना भी ढंग से बना लेती थी, तो इनके पास जो है कस्टमर्स की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। अब जो ये कोठी है और जहाँ पे पूरा फूड जॉइंट था, इसके जस्ट बाजू में ही एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली का जो बड़ा बेटा था उसका इस अफगान लड़की के साथ अफेयर हो गया। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब ये लड़का जो था इस अफगानी लड़की से शादी करना चाहता था, पर लड़के के फैमिली वाले बहुत अपोज करते थे कि नहीं, ये जो है ऑर्फन है, मतलब इसके माँ बाप नहीं है, गरीब है, क्या ये खाना बनाती है, ये हमारे सोसाइटी उसमें फिट नहीं होगी। तो बहुत अपोज किया घर वालों ने, बट ये लड़का फिर भी नहीं माना। इसने चुपचाप जाके शादी कर ली उससे और अपने घर में लाके रखने लगा। आए दिन जो लड़के के माँ बाप थे वो लोग इस लड़की को टॉर्चर करते थे, बहुत ताना मारते थे। लड़की बड़ी ढीठ थी, दबती वबती नहीं थी अपने ससुराल वालों से। अब लड़की के ससुराल वालों ने देखा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक बहुत घिनौनी चाल चल दी। जो लड़की थी उसको नशे की दवाई खिला के पहले उसको बिल्कुल बेहोश किया और फिर जो उस घर के अंदर नौकर था उसके साथ उसके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उसको डालकर उसकी फोटोज खींच ली। मतलब कि उसने हक किया हुआ है, किस कर रहे हैं ये लोग, तो वैसी फोटोज जो है इन्होंने खींच के लड़की को ब्लैकमेल किया पहले, और उसके बाद भी जब लड़की नहीं मानी तब ये दिखा के कि तुम ये सब करती हो, तुमने अवैध रिलेशंस रखे हमारे सर्वेंट के साथ, तो हम तुमको एज अ बहू इस घर में नहीं रख सकते। तो ये बात, इस बहाने से उन्होंने लड़की को भगाया घर से। अब लड़की रोते रोते अपने माँ बाप के घर जाती है। वहां पे सारी घटना हुई थी उसके साथ वो अपने माँ बाप को बताती है। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, तुम यहीं पे रहो कुछ दिन, और ऊपर छत पे हमने मतलब एक कमरा रखा हुआ है, तो वहां पे तुम जाके ऊपर रह सकती हो आराम से, और जब तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे और जो क्या सॉल्यूशन है वो हम फिगर आउट करेंगे। पर ये जो लड़की थी इसके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा था भाई, बहुत स्वाभिमानी लड़की थी ये। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और लड़की जो थी ये ना अंदर से घुट रही थी बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। और इसी घुटन में एक बार जब वो टेरेस पे जा रही थी, उस सीढ़ी से चढ़ के, जिस सीढ़ी से आसिमा जा रही थी,
उस सीढ़ी से चढ़ के ये टेरेस की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि सीढ़ी के लास्ट में कोने में एक केरोसिन का पूरा जेरी कैन पड़ा हुआ है। उसने केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डाला और खुद को आग लगा लिया। बहुत बुरी तरीके से झुलस गई थी ये लड़की और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब इस लड़की को ले जाके तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। 2 दिन तक एडमिट रही और तीसरे दिन इसकी जो माँ है वो जब प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि ये लड़की जल्दी रिकवर हो जाए, तब उसको कुछ केरोसिन जलने की स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि उसके आसपास कपड़े में केरोसिन डाल के कोई जला रहा है उस कपड़े को। उसकी स्मेल आती है और इससे ना बहुत एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी, बीजी दर्द सहन नहीं होता मैनू बचा लो। मतलब कि बीजी मेरे से अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे बचा लो। और इस लड़की की जो मम्मी थी ये बिल्कुल शिवर करने लगती है। जब ये पूरी कहानी आशिमा सुन रही थी तब उसने बोला रुको रुको रुको, यही सेम लाइन मैंने भी सुना था छत पे कि बीजी मैनू दर्द सहन नहीं होता मैनू बचा लो। जो उस लड़की की मम्मी ने सुना सेम लाइन आशिमा को भी सुनाई थी उस लड़की ने। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लड़की का अंतिम संस्कार ये सब कराया जाता है, बट टाइम के साथ चीजें ठीक नहीं हुई। जो ये कपल था उनको इस लड़की की चीखें और कपड़े में केरोसिन डाल के जैसे जलने के बदबू आते हैं, वो बदबू उस घर से जा ही नहीं रही थी। इन्होंने पेंट करवा लिया, कोटिंग करवा ली, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। वो केरोसिन की स्मेल हमेशा इनको वो स्मेल आती रहती थी और चीखने चिल्लाने की जो आवाज थी ये रात के 2-2 बजे 3-3 बजे इनके कानों में गूंजते रहती थी। जब ये पूरी चीज असहनीय हो गई, मतलब इनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर उस कोठी को खाली करके ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इस कपल के घर खाली करने के कुछ दिनों के बाद जिस लड़के से इस अफगान लड़के की शादी हुई थी उसके घर में गैस लीक होता है, आग लगती है और वो लड़का और उसका पूरा खानदान उसमें जल के मर जाते हैं। अब जो ये कोठी थी ये पिछले 40 साल से, जब से उस कपल ने इसको खाली किया था, तब से ये बंद पड़ी थी। कोई भी रहने नहीं आया इसमें। आज से कुछ दिन पहले ही किसी बिल्डर ने इस कोठी को खरीदा और उसे रेंट पे देने का फैसला लिया। आशिमा और उसकी फैमिली ने वेडिंग पर्पस के लिए इस कोठी को रेंट पे लिया और उनके साथ ये घटना घट गई। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी आप अपने शहर से बाहर जाके किसी अनजान जगह पर कोई कमरा रेंट कर रहे हैं, कोई फ्लैट रेंट कर रहे हैं, तो अपने होम ओनर के अलावा जो आपके पड़ोसी हैं जिनके साथ आप रहने वाले हैं, उनसे भी बात करके जरूर देखना। उनसे भी ये चीज पता करना कि भाई इस जगह पे कैसा माहौल रहता है, यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे वो लोग किस तरीके के लोग थे, कोई सुसाइड या फिर वैसी चीजें तो नहीं हुई इस फ्लैट में। तो ये जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा नाम